सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास हो रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ml² डिवाइडेड बाय 12। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 4 और आज हम देखेंगे इस चैप्टर के एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड गिव टू एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था कि कोई भी अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके ऊपर नेट टॉर्क 0 हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। क्या कंडीशन कही हमने कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन ऐसा सिस्टम जिससे ना मास बाहर जा सकता हो ना एनर्जी बाहर जा सकती हो। एक सिस्टम जिसके ऊपर नेट टॉर्क 0 हो रहा हो, यानी कि ओवरऑल टॉर्क जो है वो 0 हो रहे हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जिम्नास्ट होते हैं, ये हमने पहले लेक्चर्स में भी एग्जांपल्स देखी हैं कि जिम्नास्ट जो होते हैं जो फ्लिप्स वगैरह लेते हैं तो वो ड्यूरिंग फ्लिप क्या करते हैं, अपनी बॉडी में टांगों को और हाथों को करीब करीब ले आते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जिससे फ्लिप लेने में आसानी होती है। सेम इसी तरह स्केटर्स होते हैं, आइस स्केटिंग या नॉर्मल स्केटिंग जो करते हैं वो भी क्या करते हैं कि जब ऐसे यू फ्लिप लेने लगते हैं वो इस तरह से रोटेट करते हैं, तो इस तरह की जैसे ही रोटेशन लेने लगते हैं तो वो अपने हाथों को और टांगों को करीब कर लेते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। कुछ इस तरह से हमने एक फॉर्मूला देखा था L इक्वल्स टू आई ओमेगा। क्या होता है कि ये वैल्यू कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है। तो अगर एक वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो घूमने की वेलोसिटी है, रोटेटिंग वेलोसिटी, वो बढ़ जाती है। तो वो कम टाइम में ज्यादा रोटेट कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। सेम इसी तरह एक जिम्नास्ट की एग्जांपल हो गई, स्केटर्स हो गए, और जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं अगर सपोज करें तो उसके जो टायर्स हैं वो भी तो रोटेट कर रहे हैं, और उनके रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि सपोज करें अचानक से गाड़ी बंद हो गई तो गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुकती है, क्योंकि बॉडी क्या चाह रही है कि जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहे, एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो बॉडी का। तो इसी तरह जब हम बाइक पे जा रहे हैं मोस्टली क्या होता है, हम बाइक के हाथ अगर छोड़ भी दें और बाइक हाई वेलोसिटी पर चल रही है तो बाइक गिरती ही नहीं है, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है इस वजह से। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो कम हो जाता है बाद में। तो ये कुछ आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्कस फोर्सेस एक्शन ऑन बेंड कर्व एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन कर्व एंगल एंड वेलोसिटी। इसका हम अभी रिलेशनशिप ड्राइव नहीं करेंगे, उसके लिए मैं लेक्चर का ये लेक्चर में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। हाँ, हम फोर्सेस देख सकते हैं कि बेंड कर्व में फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नॉर्मल सर्कुलर पाथ है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर बॉडी रोटेट कर रही है। ये हमारा आ गया, सपोज करें ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, इसके ऊपर नॉर्मल बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे, और बॉडी पहुंच गई इस पॉइंट पे और मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्सेस होगी वेट। वेट हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड टुवर्ड अर्थ। ये ऐसे है एक सर्कुलर पाथ ऐसे, तो वेट कहाँ लगेगा? एग्जैक्टली डाउनवर्ड। ये आ गया इसका वेट। अच्छा, जब भी हमारे पास वेट लगता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन क्या मैं नीचे जा रहा हूँ? मैं नीचे तो नहीं जा रहा। इसका मतलब कि जो मेरा वेट है वो किसी दूसरी फोर्स से बैलेंस हो रहा है। जब मैं मेरा वेट नीचे लग रहा है तो जो सरफेस है वो एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करती है अपवर्ड, जो बिल्कुल वेट के इक्वल होती है। जितना मेरा वेट डाउनवर्ड लगेगा उतनी ही रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगती है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सेम ये बॉडी रोटेट कर रही है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक फोर्स होगी जो अपवर्ड लग रही होगी, जिससे हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ द सरफेस। वेट और रिएक्शन ऑफ द सरफेस इक्वल होंगे तो इनकी लेंथ भी हम इक्वल बना लेते हैं। सही, ये दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
अब जब भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो एक फोर्स जनरेट होती है जो टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही होती है, जिससे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे। यहाँ पे भी एक फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब हमने लास्ट लेक्चर में शायद डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं होती, ये किसी दूसरी फोर्स होती है, कोई दूसरी फोर्स होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। जैसे सपोज करें कि न्यूक्लियस है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सेंटर में न्यूक्लियस, साइड में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहीं जाता नहीं है क्योंकि एक फोर्स है जो इसको टुवर्ड न्यूक्लियस खींच रही है। वो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून ऑर्बिट कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सी फोर्स मून को खींच रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ खींच रही है? टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। सेम यहाँ पे जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एक फोर्स होगी जो इसे टुवर्ड सेंटर खींच रही होगी। ये इसका सेंटर है, टुवर्ड सेंटर खींच रही होगी। वो फोर्स कौन सी होती है? एक्चुअली वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। सपोज करें कि एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर आप साइकिल पे या बाइक पे मूव कर रहे हैं और फ्रिक्शन नहीं है, रोड बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, उधर लेट्स सपोज ऑयल भी गिरा दिया और स्मूथ हो गया और फ्रिक्शनलेस हो गया। क्या आप उसके बाद साइकिल रोटेट कर सकेंगे? नहीं। जैसे ही रोटेट करने लगेंगे साइकिल बाहर की तरफ गिर जाएगी। क्यों? जो इनवर्ड फोर्स थी वो बहुत कम थी। तो यहाँ पे क्या होता है? टुवर्ड सेंटर अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है बल्कि फ्रिक्शनल सरफेस है तो एक फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रही होती है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। हमने ये बात पढ़ी है कि फ्रिक्शन के बगैर हम मूव नहीं कर सकते। जैसे सपोज करें कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, मैं उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूं, अर्थ मेरे पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है जिसकी वजह से मैं आगे की तरफ मूव कर पाऊंगा। तो क्या होता है कि फ्रिक्शन के बगैर कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती। लेकिन बेंड कर्व्स एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं बेंड कर्व्स। बेंड कर्व्स ऐसे कर्व्स जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ना हो बल्कि थोड़े से टिल्ट हुए हुए हो। जैसे सपोज करें कि एक कर्व है, ऐसे सर्कुलर पाथ है, बट वो इस तरह से सर्कुलर पाथ ऐसे है, सर्कुलर पाथ ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे हुआ हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ कर्व या बेंड कर्व्स। ऐसे कर्व जो थोड़े से साइड से उठे हुए होते हैं उन्हें हम बेंड कर्व बोलते हैं। आप कभी भी देखेंगे कि जैसे कोई पुल वगैरह होते हैं और वो सर्कुलर हो तो उनकी एक साइड थोड़ी सी ज्यादा उठी हुई होती है और एक साइड थोड़ी सी नीचे होती है। जैसे हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो एक साइड ऐसे उठी हुई होगी, एक नीचे की तरफ होती है। इससे फायदा ये होता है कि हमारी बाइक के स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इवन कि अगर ऐसा कर्व फ्रिक्शनलेस हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तब भी बॉडी उसके ऊपर मूव कर सकती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस बारे में कि सपोज करें कि एक कर्व है, कैसे देखें, एक कर्व है जो ऐसे जा रहा है और हॉरिजॉन्टल से उसने कुछ इधर एंगल बना हुआ है थीटा। अब जब कोई बॉडी इसके ऊपर मूव करेगी तो उसको जो फ्रिक्शन नहीं भी हो वो बॉडी तब भी मूव कर सकती होगी इसके ऊपर। इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ कर्व्स। इसमें होता है दरअसल ये है कि सपोज करें कुछ इस तरह से होगा कि ये ऐसे है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और ये जो कर्व है ये ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जैसे मैंने यहाँ बनाया सेम ऐसे ही। और यहाँ पे हमारी एक बॉडी है जो रोटेट करने की कोशिश कर रही है। अब क्या होता है कि बॉडी का वेट कहाँ लगेगा? स्ट्रेटली डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है। ये आ गया बॉडी का वेट। रिएक्शन ऑफ द सरफेस, अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऐसे अपवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिएक्शन ऑफ द सरफेस हमेशा रिएक्शन जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है। यानी कि सपोज करें यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है सरफेस पे, ये इसका वेट है
और रिएक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड लग रहा है। क्यों अपवर्ड लग रहा है? रिएक्शन ऑफ द सरफेस का एंगल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सरफेस तो ये रही ऐसे है, तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस अब इस तरह से लगेगा कि ये हमारा रिएक्शन ऑफ द सरफेस आ जाएगा कुछ ऐसे। हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखें ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा सरफेस से, तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ द सरफेस आ गया। अब अगर हम इस आर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, चैप्टर 2 का टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या करते थे, वेक्टर के कंपोनेंट बनाते थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सेम यहाँ पे इस आर के कंपोनेंट्स बनाने कैसे बनाते थे, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा। सपोज करें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज करें कि यहाँ पे एक वेक्टर है आर, इसको हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो इसके हेड से हम एक लाइन एक्स एक्सिस पर बनाएंगे, इसके हेड से एक लाइन वाई पे बनाएंगे, और वो लाइन इन एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री पे आनी चाहिए। देखिए कुछ ऐसे, एक डॉटेड लाइन यहाँ बनाई हमने, यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है। सेम इसी तरह एक डॉटेड लाइन यहाँ बनाई, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। अब इसके थ्रू हम दो कंपोनेंट बना देंगे, एक एक्स एक्सिस पे जो हमारा आर एक्स हो जाएगा, इस आर का एक्स कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस पे जो हमारा वाई कंपोनेंट आ जाएगा आर वाई। सेम इसी तरह उस आर को भी हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं। पहले तो ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई और ये हमारी वाई एक्सिस आ गई। सही। एक्स वाई एक्सिस में क्या करना होगा कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए, एक हेड से एक्स एक्सिस पे लाइन बना वाई पे बनानी है, एक एक्स पे बनानी है। तो किस तरह से बन जाएगी, एक डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पर, एक डॉटेड लाइन वाई एक्सिस पर, दोनों 90 बना रहे हैं, यहाँ भी एक्स पे 90 और वाई पे 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक कंपोनेंट आ गया एक्स एक्सिस पे जिसे हमने बोल दिया आर एक्स, एक कंपोनेंट आ गया आर वाई। तो अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, एक इनवर्ट फोर्स लग रही है, जो एक्स कंपोनेंट है रिएक्शन ऑफ द सरफेस का, रिएक्शन ऑफ द सरफेस का जो एक्स कंपोनेंट है वो आर एक्स है, जो क्या कर रहा है, अगर आप देखें ऐसे सर्कुलर पाथ जा रहा है ना, तो ये टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है, ऐसे सेंटर इधर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने इसको फ्रिक्शनलेस सपोज किया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्टिल जो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है उसका एक कंपोनेंट जो टुवर्ड सेंटर जा रहा है, जो कुछ एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है। मैंने क्या बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं है। एक केस हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स थी, एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स थी, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ रिएक्शन ऑफ द सरफेस का एक कंपोनेंट है जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बैंक कर्व्स के ऊपर फ्रिक्शन के बगैर भी मूव कर सकते होंगे एक खास वेलोसिटी से। तो ये हमारे पास फोर्सेस होती है जो बैंक कर्व्स में यूज हो रही होती है। इसकी डेरिवेशन हमने लेक्चर में की हुई है, बहुत लॉन्ग है तो इसको दोबारा नहीं करेंगे, आप उसे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड इक्वेशंस, इलस्ट्रेट ईच स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। क्वेश्चन 3 में आपको एक डेरिवेशन करने को कहा गया है और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की है, कुछ ऐसी होती थी AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी हमने लेक्चर में की हुई है, इसकी भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कहा जा रहा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड और अ सॉलिड स्फीयर, क्लियरली इलस्ट्रेट ईच स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। अच्छा, वैसे तो इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है तो हम दोनों कर लेंगे, कोई एक करनी है हम दोनों कर लेंगे, और जो आपको आसान लगे फिर आप वो कर सकते हैं। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास दो है, पहले फर्स्ट केस देखते हैं, और इसका इतना बड़ा नाम क्यों लिखा गया ये बता देता हूँ।
पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वो चाहती है कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, उसकी वेलोसिटी भी चेंज ना हो, यानी स्टेट चेंज ना होने का मतलब है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज ना हो। अब किसी बॉडी में कितनी रेजिस्टिंग पावर है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज ना हो, उस रेजिस्टिंग पावर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है। जैसे सपोज करें एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इसके सेंटर से हमेशा एक एक्सिस पास हो रही होती है, यानी कि एक एक्सिस है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है। अब आप सपोज करें कि एक स्टोन है हमारे पास और इसको हमने एक रस्सी से बांधा और यहां से पकड़ के हम इसको घुमा रहे हैं, घुमाया घुमाया घुमाया, एक टाइम आया हमने अपना हाथ रोक दिया कि अब ये खुद घूमता रहे, कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा। अब हमने सेम वही स्टोन लिया और उसकी रोप को बड़ा कर दिया, अब हमने इसको लिया और इसको घुमाया, एक टाइम आया हमने अपने हाथ को रोक दिया कि ये खुद ही घूमते हुए रुक जाएगा। तो दोनों केसेस में क्या एक जितना टाइम लगेगा रुकने में? ऐसा नहीं होगा। जब ये एक्सिस पहले क्या था, रोप इतनी थी, यानी कि यहाँ पे ये पुरानी वाली इमेज अगर हम बनाए, रोप इतनी सी थी और ये कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ कर रहा होगा कवर। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, स्टोन यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, ये रहा डिस्टेंस एक आर। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होके दूर चली जाती है, जैसे पहले यहां थी अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां आ गई, पूरा सर्कल एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से दूर जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, अगर आपको याद हो, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, दूसरा जो R है उसके स्क्वायर पे भी। यहाँ R कम था, यहाँ R यहां से यहां तक हो गया तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ आया होगा। मजीद आगे देखते हैं क्या लिखा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म रॉड। वन डायमेंशनल का क्या मतलब है कि उसकी जो डायमेंशन है वो वन डायमेंशन होगी। किस तरह से, यहीं पे लेते हैं हम, एक रॉड ले लेते हैं, लेट सपोज, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालना है, इस रॉड को हमने कहा है कि इसकी जो ये वाली डायमेंशन है, ये वाली लेंथ है, ये बहुत कम है, बहुत कम है, इतनी कम है कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो कर देंगे। जीरो है नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, यानी कि दो डायमेंशन होनी चाहिए थी रॉड की, एक ये और एक ये। हम इसको वन डायमेंशनल बोल रहे कि ये वाली लेंथ तो है लेकिन ये वाली लेंथ इतनी कम है कि इसको हम लेंगे ही नहीं। वन डायमेंशनल का ये मतलब है। एक बार फिर बता दो, जैसे सपोज करें कि मेरी रॉड ये रही, इसकी लेंथ ये है और जो इसकी विड्थ है वो इतनी कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल सपोज कर रहे हैं। सेम यहाँ पे मैंने रॉड थोड़ी मोटी बनाई है ताकि कैलकुलेशन और समझने में आसानी हो, लेकिन ये वन डायमेंशनल रॉड है। अच्छा, और वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड मीन कि ओवरऑल इसकी जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। यानी कि सपोज करें कि ये हमारी रॉड है, इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया तो जितना मास इसका होगा सेम उतना ही इसका मास होगा। अगर हमने अपनी रॉड ली और उसको तीन इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, तीनों का मास सेम होएगा। यूनिफॉर्म माने ये होता है, ऐसा नहीं होगा कि यहां से इधर इसका मास ज्यादा कंसंट्रेट हुआ हुआ है यहाँ कम हुआ हुआ है, ऐसा नहीं होगा, टोटली यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म रॉड, यानी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म रॉड का, अलोंग द एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। अभी अभी देखा कि एक स्टोन जिसकी रोप छोटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एक स्टोन जिसकी रोप बड़ी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। सेम, अब ये रोड कैसे रोटेट कर रही है हमें तो नहीं पता। जैसे सपोज करें ये एक रॉड है, हो सकता है ये इस पॉइंट के अराउंड ऐसे रोटेट कर रही हो सकता है ये ऐसे रोटेट कर रही हो, डिपेंड करता है ना किस कंडीशन पे। तो हम कह रहे हैं कि
उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। सेंटर ऑफ मास COM जो मैंने लिखा है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का सारा मास एक्ट कर रहा होता है। जैसे सपोज करें कि ये मैं खड़ा हूं आपके सामने, मेरा जो सेंटर ऑफ मास है यानी जिस मास के अबाउट में खड़ा हूं वो यहाँ ऐसे मेरी बॉडी के सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है। जैसे सपोज करें कि अभी मैं दोनों टांगों पे खड़ा हूं, मैंने एक टांग अपनी उठाई तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले दोनों तरफ से इक्वल था तो मेरी बॉडी के सेंटर से जा रहा था। जैसे ही मैंने एक टांग उठाई, सेंटर ऑफ मास मेरी इस तरफ वाली लेग पे शिफ्ट हो गया, तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होना पड़ा मुझे। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हमारी बॉडी का सारा मास एक्ट कर रहा होता है। एक रॉड में कहां पे मास एक्ट करेगा? सपोज करें ये एक रॉड है, ये किस पॉइंट पे बैलेंस हो सकती है? कुछ यहाँ पे, आई होप यही कहीं हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर कैप भी लगा हुआ है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो थोड़ा सा साइड में जाके हो रही है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म होती तो बिल्कुल सेंटर में आके ये बैलेंस हो जाती। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। सही। अच्छा, लेंथ जो रॉड है उसकी ये जो टोटल लेंथ है इसे हम ले लेते हैं लेट, जो टोटल लेंथ है वो L है और इसका टोटल मास हम ले लेते हैं कैपिटल M। लेंथ टोटल L और मास M। जिस एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस पास हो रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कुछ ऐसे एक्सिस पास हो रही है। सपोज करें ये टोटल लेंथ L है तो ये हाफ कितनी हो जाएगी? L/2। ऐसा ही है ना, L/2। लेट सपोज इसकी टोटल लेंथ 10 होती तो मैं बोलता हाफ कितनी हो जाएगी, आप बोलते 5 यानी कि 10/2। तो हाफ लेंथ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे। अब लेट सपोज हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते एक्स में वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है, इस तरफ जाएंगे तो एक्स में नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी। लेट सपोज एक पॉइंट आता है जहां वैल्यू 5 है, सेम उतनी ही लेंथ अगर हम अपोजिट साइड पे चले तो यहाँ क्या नंबर आ जाएगा? -5। सेम इसी तरह यहाँ कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए हाफ लेंथ L/2 यहाँ पे, हाफ लेंथ L/2 यहाँ पे। तो जो ये वाली लेंथ होगी, जो यहां तक लेंथ आ रही होगी, उस लेंथ को हम बोल देंगे L/2। जो यहां तक लेंथ आ रही होगी इसको हम बना लेते हैं कुछ ऐसे के, एक लेंथ हमारे पास ये है और एक लेंथ हमारे पास यहाँ पे, यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L/2। और क्योंकि हम ये इस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो इस तरफ क्या हो जाएगा? -L/2। दोनों तरफ लेंथ तो सेम है लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं। यहाँ L/2, यहाँ -L/2। यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए, आपने देखा है कि जब भी हम किसी चीज का चेंज लिखने लगते हैं तो हम डेल्टा लिखते हैं। जैसे सपोज करें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V। ये आपने देखा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते थे डेल्टा V डिवाइडेड बाय T। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय T। और एंगुलर वेलोसिटी को आप लिखते थे डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय T। तो डेल्टा क्या है? वो चेंज को शो करता है। इस डेल्टा को शो करने का एक और तरीका भी होता है जिसे हम बोलते हैं D से शो करना। डेल्टा लार्ज चेंजेस के लिए होता है, अगर किसी चीज में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा हो तो उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये किया, सपोज कि ये जो लेंथ है इसको हमने बहुत सारे छोटे 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 पीसेस में ब्रेक कर दिया, और उन जो पीसेस को या उन एलिमेंट्स में जिसमें हमने इस रॉड को ब्रेक किया उसे बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट्स। यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ये एक्चुअली जो डी है इसे हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी हो तो उसे हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने ये किया, इस रॉड को बहुत छोटे छोटे पार्ट पीसेस में ब्रेक कर दिया। अच्छा, सेम इस तरफ भी से ऐसा ही किया,
और यहां से एक पीस ले लिया हमने, सपोज करें ये वाला, इस पीस का लिए हम क्या करेंगे, एक पीस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना शुरू करेंगे और पूरी रॉड का कैलकुलेट कर देंगे। अभी देखें कैसे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे यूज होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, जिसको हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक होता है डी, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक इस तरह का सिंबल होता है जिसे इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसके थ्रू ये कैलकुलेशन होनी होती है। सपोज करें कि क्योंकि हमने यहां से लेंथ मेजर की है L/2 और -L/2, इसी से लेके इस तक का जो डिस्टेंस है, देखिए ये हमारे पास ये रहा डिफरेंशियल एलिमेंट ये वाला, और इस पॉइंट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस है x। इस डिस्टेंस को हमने कह दिया कि ये डिस्टेंस हमारा है x। अच्छा, अब यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x है। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ऐसे इतनी। अच्छा, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा है और छोटे चेंजेस के लिए हम क्या लिखते हैं, d, तो इसकी लेंथ को हम कह देंगे कि ये लेंथ है dx। कुछ ऐसे कि ये इतनी सी लेंथ है, इतनी सी लेंथ है, इस लेंथ को हमने कह दिया dx। ये x और ये dx। अब हमारे पास क्या होगा कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है m इंटू आर स्क्वायर के। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसका जो मास होगा उसे भी हम डिफरेंशियल मास बोलेंगे। बहुत कम मास होगा ना, तो उसे मास को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल मास। और इस डिफरेंशियल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी आई। डी क्या शो करे, स्मॉल वैल्यूज को शो करता है, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इस फॉर्मूले को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, डिफरेंशियल फॉर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या की जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आई, मास की जगह डी एम। अच्छा, लेकिन डी आर स्क्वायर नहीं आएगा। इस बात को समझें कि जो आर है वो क्या था, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है वहां तक से लेके पार्टिकल तक का डिस्टेंस एक्स। एक्स तो डिफरेंशियल डिस्टेंस नहीं है, एक्स तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसका मास कम था, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो कम नहीं है एक्स। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के, और यहां पे आ जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ये बात आई होप समझ आई होगी कि ये जो डिस्टेंस है ये तो डिफरेंशियल डिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, इसको हम सिंपली r की जगह x लिखेंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने x सपोज किया हुआ है। वरना हम x की जगह पर r भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ अब हम ये करते हैं कि एक नई चीज देखते हैं जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। आपको ये नाम भी दे सकते हैं, जैसे आपने डेंसिटी पढ़ी है सेम उसी तरह ये चीज लैम्डा, और इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास है मास पर यूनिट लेंथ। मास अपॉन लेंथ, यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा रॉड का मास कैपिटल एम डिवाइड बाय रॉड की लेंथ कैपिटल एल। ये जो लैम्डा है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। किस तरह से कांस्टेंट होती है इसको समझते हैं। जैसे डेंसिटी है बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बोलो आपने दो पानी लिए, दो जगह, दो डिफरेंट जगह पे पानी लिए, दो पानी नहीं, दो डिफरेंट जगहों पे, एक गिलास में ले लिया, एक कप में पानी ले लिया, दोनों पानी बिल्कुल साफ है, क्लीन है। आप कहो एक पानी के जो वजन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे के, या एक पानी ज्यादा गाढ़ा है दूसरा पतला है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो दोनों पानी सेम जगह से लिए गए तो बिल्कुल सेम होंगे, उनकी डेंसिटी सेम होगी। अच्छा, इसको ऐसे समझे कि आपने दो पॉकेट्स लिए, दो ज्योमेट्रीज ली, एक में रेत भरी दूसरे में भी रेत भरी। अगर दोनों में वॉल्यूम सेम है तो रेत का मास भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों जगह डेंसिटी भी सेम होगी। सपोज करें कि इस रॉड की लेंथ है सेम, यही रॉड हम लेते हैं और इस रॉड की टोटल लेंथ ले लेते हैं
6 मीटर, और इसका मास हम ले लेते हैं रॉड का 10 kg, और ये इसकी लेंथ है। मैं कहता हूं कि इसका हम लैम्डा कैलकुलेट करें। क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास है 10 डिवाइडेड बाय लेंथ है 6, हमारा आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि मैंने कहा कि इस रॉड को हम बीच में से, सेंटर में से हाफ कर देते हैं, तो इसका मास कितना रह जाएगा? 5 kg, और इसकी लेंथ 3, लेमडा सेम है। अब इसका भी हाफ कर देते हैं, 5 का भी हाफ कितना हो गया? 2.5 डिवाइडेड बाय 3 का हाफ 1.5। अगेन अगर आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो आंसर सेम आएगा जो यहां आ रहा था। यूं समझे कि अगर मैं, सॉरी 2.5 है, 2.3 नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करूं तो 5/3 ही रहेगा। लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, सपोज करें कि इस मास की जगह पर मैं डिफरेंशियल मास लिख देता हूं, इस लेंथ की जगह पर मैं डिफरेंशियल लेंथ लिख देता हूं, यानी कि मास भी बहुत कम है और लेंथ भी बहुत कम है, स्टिल लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले लैम्डा लैम्डा ही रहेगा। लैम्डा को ऐसा नहीं है कि हम जो ये मास पर यूनिट लेंथ है इसको हम डी लैम्डा लिखे, नहीं, लैम्डा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ डी नहीं लगता कभी भी। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल के लिए क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा यही वाला जो हमने ये पोर्शन है इसी का मास ले रहे हैं, इसी पोर्शन की लेंथ ले रहे हैं, ये रहा हमारा ये वाला पोर्शन, इसका मास dm, और इसकी लेंथ क्या है dx डिवाइडेड बाय dx, dx डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx इज इक्वल टू dm, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx आ जाएगा। नाउ इस डिफरेंशियल मास के लिए फॉर्मूला एक आया है लैम्डा, इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इंटू dx, ये वेवलेंथ नहीं है, हम वैसे ही लैम्डा सपोज करें, लैम्डा इंटू dx, इस dm की वैल्यू हम यहां लाके पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा di इज इक्वल टू dm की जगह पर लैम्डा इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, डी आई बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन होती है लिखने की, जैसे सपोज करें हमारे पास लिखा हुआ आता, हमारे पास m और dm लिखा हुआ एक साथ आएगा, तो हम हमेशा मास पहले लिखेंगे, उसका जो स्मॉल चेंज है वो बाद में आ जाता है। जैसे सपोज करें m क्यूब लिखा हुआ है इंटू dm, ऐसे नहीं लिख सकता कि dm इंटू m क्यूब, ये गलत हो जाएगा, इससे ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक अलग क्वांटिटी है, ये एक अलग चीज है, इनको हम अलग ही लिखेंगे। तो नाउ अब आपके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल चीज आ रही है जिसको आपको समझना ही होगा, और वो होती है इंटीग्रेशन। हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ओवर द लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, यानी कि इस फॉर्मूले को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट मींस अप्लाई कर रहे हैं, अभी किसके लिए करते हैं, इस छोटे से पोर्शन के लिए, अब पूरी लेंथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा आप समझे ना अगर, तो इंटीग्रेशन करती ये है कि इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है कि हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला फाइंड किया, किसके लिए, इस पोर्शन के लिए, अब हम इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के लिए। जैसे सपोज करें कि यही फॉर्मूला होता, अब ये तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ एक पोर्शन है उसका डिस्टेंस x है, हम ये कोने वाले को भी तो सपोज कर सकते थे, इधर 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 कहीं भी सपोज कर सकते थे, फॉर्मूला हमारा सेम आता, वही हम लेते कि सपोज करें ये रही हमारी रॉड, यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, हमने डिफरेंशियल एरिया इधर ले लिया, ये डिस्टेंस है x, फॉर्मूला सेम आता, हर जगह के लिए फॉर्मूला सेम आता, क्योंकि हम डिस्टेंस तो x ही सपोज कर रहे हैं। कि लेट सपोज मैं इधर नहीं लेता, यहाँ ले लेता, इस जगह पे मैं अगेन बोलता x ही है, अब x कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, इसका मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होगा,
बस क्या होगा कि जो डिस्टेंस x है वो चेंज हो रहा होगा, जो डिस्टेंस x जहां पे हम लेंगे उस हिसाब से x चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू हम एक फॉर्मूले को पूरी लेंथ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको करने का तरीकेकार कुछ इस तरह का होता है कि हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई होती है इंटीग्रेशन। जैसे दोनों तरफ अगर ऐड करना है तो वो दोनों तरफ करना पड़ेगा, इस तरह इंटीग्रेट करना है तो वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अच्छा, एक और चीज, इंटीग्रेशन अप्लाई होती है सिर्फ उन चीजों पे जो चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट चीजों पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या लैम्डा चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, लैम्डा क्या था, कांस्टेंट था, चेंज ही नहीं होगा। तो लैम्डा के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, लैम्डा को हम ऐसे ही लिख देंगे। क्या डिस्टेंस x चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, x चेंज हो सकता है। इसके मतलब इंटीग्रेशन x के ऊपर भी अप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपके माइंड में आएगा dx पे क्यों नहीं अप्लाई की, तो एक्चुअली जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये लिखने की रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको अब आपको समझा रहा हूँ। सपोज करें आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन डी वाई, इंटीग्रेशन डी वाई, क्या आना चाहिए इधर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं है। जब भी कोई चीज कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, जैसे ये डी वाई लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डी वाई बराबर हो जाता है वाई के। मैं ये बताऊंगा अभी क्यों हुआ, पहले हम एक और चीज देखते हैं। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है वाई इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन करने का तरीकेकार क्या होता है, वाई की जो भी पावर होगी उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे, y की पावर क्या है 1, तो 1 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा, और जो पावर यहां आएगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, ये जो डी वाई है ना एक्चुअली इसको पढ़ते इस तरह, इंटीग्रेटिंग वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, इंटीग्रेटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, इसके ऊपर भी हम वापसी आएंगे। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर है, पावर 1 ऐड कर देंगे, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय जो पावर आई है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इंटीग्रेशन y की पावर 10 इंटू डी वाई। अब क्या होगा, 10 में 1 ऐड होगा, y की पावर 11 डिवाइडेड बाय जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे हम खुद से 1 सपोज कर सकते हैं, और किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है 1, इसका मतलब मैं 1 की जगह पर y की पावर 0 लिख सकता हूं। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, y की पावर 0, y की पावर 0 है, इंटीग्रेट करेंगे 0 में 1 ऐड होगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो पावर आई है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, पावर में भी 1 नहीं लिखा जाता, यानी कि इंटीग्रेशन जब y की पावर 0 हुई तो वो y ही आ गया, ऐसा ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो अगर मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन dy था, इंटीग्रेशन डी आई क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ i की पावर 0 इंटू डी आई लिखेंगे जैसे यहाँ किया था, और ये क्या आ जाएगा, i में 1 ऐड किया, पावर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 जो हम नहीं लिखते, तो इंटीग्रेशन डी आई बराबर हो जाएगा i के। इसी तरह इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड होगा, 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और जो पावर आएगी वो डिवाइड में आ जाएगी। यहां तक बात समझ आती है। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन डी आई की जगह हम क्या लिख देंगे, आई, इस एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन का एक रूल और होता है कि हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं वो एक खास लेंथ के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे जो कहां से शुरू हो रही है, -l/2 से l/2 तक। हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन
कि ऐसा तो नहीं है ना कि रॉड इनफाइनाइट तक जा रही है। जैसे सपोज करें कि हमें इंटीग्रेशन को क्या पता कि उसने किस लेंथ तक जाना है, हमने सिर्फ अगर बताया ही नहीं कि लेंथ कितनी है, अब रॉड इतनी बड़ी है या इससे ज्यादा बड़ी है या उससे ज्यादा बड़ी है, इंटीग्रेशन को तो नहीं पता ना। तो हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं। तो कहां से करने, -l/2 से l/2 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की जो सबसे कम वैल्यू है वो -l/2 है और सबसे बड़ी वैल्यू l/2 है। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन x की सबसे छोटी वैल्यू -l/2, x की सबसे बड़ी वैल्यू l/2 और फिर हमारे पास आ जाएगा x² इंटू dx। अच्छा, अब इंटीग्रेशन डी की जगह पे अभी अभी हमने देखा क्या आ जाएगा, सिर्फ आई आ जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन x² dx के लिए x³ डिवाइडेड बाय 3, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, आई इज इक्वल टू लेमडा इंटू x³ डिवाइडेड बाय 3। अब x की एक लिमिट लगाई हुई है हमने कि x कहां से -l/2 से l/2 तक है। हम यहाँ पे वो लिमिट अप्लाई करेंगे कि भाई x की एक खास वैल्यू है और वो कहां तक है। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के कि x कहां से कहां तक है, -l/2 से l/2 तक। तो ये थ्री इसके नीचे ले आते हैं, कोई इशू नहीं होगा। i इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाय 3, लिखने में आसानी हो इसलिए ऐसा कर किया है, और x³। अच्छा, इसको जो ब्रैकेट करके लिखा है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है, जैसे आपको आसान लगे वैसे लिख लें कि इसके आगे एक लाइन लगा के ऐसे लिख देते हैं कि -l/2 से l/2 तक लेंथ है। आप ये नहीं कर सकते कि इसको ऊपर ले आए इसको नीचे ले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कम वैल्यू है या जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं वो नीचे आती है, और जो बड़ी वैल्यू है या अपर लिमिट है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब करेंगे ये कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अपर लिमिट जो बड़ी वैल्यू है वो उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। कैसे, i इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाय 3 इंटू अपर लिमिट क्या है l/2। तो करेंगे ये कि x³ में l/2 पुट करेंगे, x की जगह l/2 और x का क्या है क्यूब, x की जगह पर l/2 रख दिया, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है -l/2, किसकी जगह पुट की है, x की जगह पर, तो इसका क्यूब आ जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी समझने में, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये x दो बार कैसे आ गया। तो ये लिमिट के कैलकुलेशन होती है जिसमें क्या करते हैं कि x के ऊपर लिमिट थी कहां से कहां तक, -l/2 से l/2 तक। तो हमने बड़ी वैल्यू को x में रखा, माइनस छोटी वैल्यू को भी x में रख दिया, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा λ/3, और इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l³ डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8, माइनस माइनस है तो रहेगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, l का क्यूब अगेन l³ और डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, i बराबर हो जाएगा λ/3 इंटू l³ डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस प्लस l³ डिवाइडेड बाय 8। अब आप चाहें तो यहाँ एलसीएम ले लें, चाहे तो इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, आपने क्या किया 2 × 2 कर दिया। लेट सपोज 5 + 5 क्या होगा, 2 × 5 है, आपने 2 × 5 कर दिया। लेट सपोज 8 + 8 क्या होगा, 2 बार 8 है तो आपने 2 × 8 कर दिया। सेम यहाँ पे l³ डिवाइडेड बाय 8 प्लस l³ डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा, 2 बार l³ डिवाइडेड बाय 8 है तो हमने क्या लिख दिया 2 × l³ डिवाइडेड बाय 8। या आप सिंपली एलसीएम भी ले सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 2l³ डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। जैसे आपको आसानी लगे कर सकते हैं। 2 × 1
और 2 × 4, 3 × 4 यहीं पे कर लेते हैं इसको, 3 × 4 12 आ जाएगा। I इज इक्वल टू लेमडा इंटू L³ डिवाइडेड बाय 8। अब लेमडा का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन लेंथ, तो हमने लेमडा की जगह लिख दिया मास अपॉन लेंथ इंटू L³ डिवाइडेड बाय 8। इस L से एक पावर कैंसिल होगी, स्क्वायर बच जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा mL² डिवाइडेड बाय, सॉरी 8 नहीं, 3 × 4 12, शायद मैंने 12 बोला था, लिख दिया 8, mL² डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, किसके लिए, एक यूनिफॉर्म रॉड वन डायमेंशनल हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। यहां लिख देते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास हो रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mL² डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास किसके लिए हो गया, रॉड के लिए, आप इसको नोट करें, देन हम स्फीयर के लिए भी करते हैं। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4, और उसमें हमें क्या करना है, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पहले क्या था, यूनिफॉर्म रॉड का, इस बार यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। तो स्फीयर कैसे, एक जैसे हमारे पास बॉल होती है, कंप्लीट स्फीयर होता है वो, लेकिन वो हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो मींस अंदर से खाली होता है। हमें करना है सॉलिड स्फीयर, यानी कि वो अंदर से खाली ना हो, अंदर से भी कंप्लीटली फिल्ड हो, एक ऐसा स्फीयर हो। along any axis passes through its center of mass। तो जो बॉल है उसका सेंटर ऑफ मास, उसके बिल्कुल सेंटर से कोई भी एक्सिस पास हो रही हो, वहीं से सेंटर ऑफ मास पास होता है उसका, कि यानी कि जैसे ये मार्कर है, इसमें मैं यहां से ऐसे एक्सिस इंसर्ट करता हूं, ऐसे ऐसे एक्सिस जा रही है, कुछ ऐसे सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजर रही। लेकिन अगर हम एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, इसमें मैंने एक्सिस पास की, इसका सेंटर यहाँ पे, एक्सिस ऐसे पास करूं, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये भी, तो बहुत सारी एक्सिस हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो सकती हैं। तो इसलिए इस बार मैंने यहाँ पे अलोंग एनी एक्सिस लिखा है, कोई भी एक्सिस हो, बस वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, यानी कि ऐसा ना हो कि ये स्फीयर है तो ऐसे पास हो रही है, नहीं, कोई भी एक्सिस हो लेकिन वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अच्छा, हमारे पास होता ही है कि क्योंकि हमें सॉलिड स्फीयर का फाइंड करना है, तो हम नॉर्मल एक जो होलो स्फीयर होते हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करें एक कंप्लीट स्फीयर है और वो अंदर से खाली है, जैसे बच्चों की प्लास्टिक की बॉल आती है, क्या होता है, अंदर हवा भरी होती है, सिर्फ एक प्लास्टिक का बाहर कवरिंग होती है, अंदर कुछ नहीं होता, इसको कहते हैं होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू, फॉर होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू 2/3 mr²। आई थिंक ये आपने शायद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। हाँ, 2/3 mr² किसके लिए, एक होलो स्फीयर के लिए। लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, हमें तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक कंप्लीट स्फीयर लिया मैंने, और अब क्या करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक यूनिफॉर्म रॉड ली थी और उसके साथ क्या किया था, उसको छोटे 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 पीसेस में ब्रेक किया था, जिसको हमने क्या बोला था, डिफरेंशियल पीसेस या डिफरेंशियल एलिमेंट्स। सेम यहां भी हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट स्फीयर है जो सॉलिड है, अंदर से भी कंप्लीटली सॉलिड है, अंदर हवा नहीं भरी हुई। इस स्फीयर को हम छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं कि सपोज करेंगे स्फीयर है, इसमें से हमने सेंटर में से एक निकाला स्फीयर, अच्छा इसके बाद हमने इसके ऊपर से एक स्फीयर और निकाला, लेकिन पहले हमने क्या किया था, सेंटर में से एक स्फीयर निकाल दिया था, तो उसके बाद जो स्फीयर आया वो एक होलो स्फीयर होगा। हमने फिर ये वाला स्फीयर निकाल लिया बीच में से, एक और स्फीयर निकाला, फिर एक और स्फीयर निकाला, एक और इस तरह से पूरे इसको हमने छोटे छोटे या बहुत पतले पतले स्फीयर्स में ब्रेक किया हमने, और वो सारे स्फीयर्स कौन से बन गए, होलो स्फीयर्स बन गए। ऐसा ही होगा ना,
कि सेंटर में से एक स्फीयर निकाला, फिर एक थोड़ा बड़ा निकाला जो कि सेंटर में से तो वो पहले ही खाली था, एक हॉलो स्फीयर आ गया, एक और निकाला, एक और निकाला, एक और निकाला, इस तरह से बहुत सारे स्फीयर्स हमने निकाले जो सारे हॉलो थे। किस स्फीयर से आए? सॉलिड स्फीयर से आए। तो इसका मतलब हर जो हमने स्फीयर्स निकाले वो सारे हॉलो हैं, उनके लिए तो ये वाला फॉर्मूला ठीक रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द सॉलिड स्फीयर is divided into n number of डिफरेंशियल हॉलो स्फीयर्स। अगेन वो वर्ड यहाँ पे आ गया डिफरेंशियल का, ये मैं बताता हूँ क्यों। n नंबर है, यानी कि मुझे नहीं पता कितने स्फीयर्स आएंगे, बस हमने उसको एक नाम दे दिया कि n स्फीयर्स आएंगे। अच्छा, अब ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर है इसका हम रेडियस ले लेते हैं सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R, और इसका मास अगेन हम कैपिटल M ले लेते हैं। तो हमें पता लग गया लेट R is equals to radius and M is equals to मास। मास और रेडियस पता लग गया। हमने क्या किया, इसमें को हमने बहुत पतले पतले बारीक बारीक स्फीयर्स में, हॉलो स्फीयर्स में ब्रेक किया है। उसमें से हम कोई एक स्फीयर ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे जो स्फीयर है इस वाले स्फीयर को ले लेते हैं, और इस स्फीयर का, इस हॉलो स्फीयर का रेडियस ले लेते हैं R। क्योंकि ये हॉलो है तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है, डिफरेंशियल में लाना है, याद रखें इस बात को, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशियल हॉलो स्फीयर बोला है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, I की जगह आ जाएगा DI, मास की जगह डिफरेंशियल मास आ जाएगा 2/3, तो ऐसे ही रहेगा, मास की जगह डिफरेंशियल मास, और रेडियस की जगह पर, रेडियस R क्या है? R डिफरेंशियल नहीं है, R कंप्लीट एक लेंथ है, तो R की जगह सिंपल हम स्मॉल r लिख देंगे कि स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ पहले हमने क्या लिया था? लैम्डा को यूज किया था मास पर यूनिट लेंथ। इस बार हम लेंथ नहीं ले सकते, ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा स्फीयर। तो हम क्या करेंगे, इस बार डेंसिटी ले लेंगे। डेंसिटी को मोस्टली हम डी से शो करते हैं, हम वैसे रो से भी शो करते हैं, रो ज्यादा सही रहता है। आप जब आगे जाएंगे तो इस तरह का एक सिंबल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। अगेन डेंसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज करें कि एक आपका बॉक्स है, क्यूब बॉक्स है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 20 मीटर क्यूब, और इसका मास है 10 kg। आपने इसको हाफ में ब्रेक कर दिया, इसका मास क्या हो जाएगा? 5 kg और वॉल्यूम 10, तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो आपने इस वैसे ही लिया, मास 10 पे और वॉल्यूम 20 पे, क्या आ जाएगा? 1/2। आपने इस हाफ का भी हाफ कर दिया, यानी कि पहले 10 था, 10 का हाफ 5 किया, 5 का हाफ 2.5, मास कर दिया 2.5। वॉल्यूम 20 था, 20 का हाफ किया 10, 10 का हाफ 5, 2.5 इंटू 1 और 2, अभी भी क्या आया? 1/2। तो डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मास डिफरेंशियल मास हो सकता है, वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन डेंसिटी डिफरेंशियल नहीं होगी। तो हम यही करते हैं कि डेंसिटी को हम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस डेंसिटी को चेंज कर देते हैं डिफरेंशियल मास dm डिवाइड बाय डिफरेंशियल वॉल्यूम dv के करके। नाउ आपको यहां से एक चीज थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। आपने चैप्टर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था वॉल्यूम मेजरमेंट, आई थिंक टॉपिक 1.4.3 है आपका चैप्टर 1 का, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ, 1.4.3 ही है जितना मुझे याद है, वॉल्यूम मेजरमेंट का। v माइनस प्लस डेल्टा v बराबर होता था एक स्फेयर के लिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था 4/3 पाई r क्यूब और प्लस
4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। आपने इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि था यूं कि एक अगर स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम ये होगा और जो चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा वो ये होगा। यहाँ क्या है, डेल्टा। डिफरेंशियल के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं क्योंकि शायद ये आगे भी यूज हो, v माइनस प्लस डी वी, फिर डेल्टा की जगह डिफरेंशियल आ गया। सेम बिल्कुल ऐसे ही आएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हम वहां पे स्मॉल आर ले रहे हैं तो यहाँ स्मॉल लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे, सही। आर क्यूब और प्लस यहाँ में भी आर लिख लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा, सॉरी डी आर, क्योंकि हमने यहाँ डी लिखा है तो यहाँ भी अब डी लिखना पड़ेगा। इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, आप टॉपिक 1.4.3 लिखें, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाए, या मैं इसकी भी लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उधर से। अब हम क्या करते हैं कि जो ये डी वी है, ये वाली वैल्यू v के लिए है और ये वाली वैल्यू डी वी के लिए है, तो इस डी वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, इसको हम डीएम लिख रहे हैं, सॉरी मिस्टेक थी। dm इज इक्वल्स टू dv, dv का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो एक चीज मैंने यहाँ पे कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम लिखा है, आप चाहें तो कैपिटल एम यूज कर सकते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। बस मैं यहाँ डीएम यूज कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ भी डीएम कर दिया है, वरना इसमें कैपिटल एम में कोई इशू नहीं है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अब ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डीएम के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यानी डिफरेंशियल मास के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई। कभी भी जब हम इस तरह के फॉर्मूले लिखते हैं तो कांस्टेंट सारे पहले आ जाते हैं। 4 कांस्टेंट था, पाई कांस्टेंट था और रॉ भी कांस्टेंट है। 4 पाई रॉ आर स्क्वायर इंटू डी आर, जो चेंज हो सकती है उनको हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। इस डीएम की वैल्यू यहाँ लाके पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू 2/3, डीएम की जगह आ जाएगा 4 पाई रॉ आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये सब यहां से आ गया और ये आर स्क्वायर पहले से, तो इसे अगर हम सॉल्व करें 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। डी आई इज इक्वल टू 8/3 पाई रॉ आर स्क्वायर बेस सेम पावर एड, आर पावर 4 हो जाएंगी, आर पावर 4 इंटू डी आर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे, इधर यहीं लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, सबसे बड़ा रेडियस स्फीयर का क्या है, कैपिटल आर, सबसे कम क्या हो सकता है, बिल्कुल इतना कम होगा कि वो 0 के बराबर आ रहा होगा, यानी कि इस बार हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, पहले हमने रॉड के लिए की थी -l/2 से l/2 तक, इस बार हम यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बाहर तक, यानी 0 से r तक। ये r कैप सबसे बड़ा रेडियस है क्योंकि इस बार हम रेडियस के लिए कर रहे हैं। सबसे जो पहला स्फीयर आएगा उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 0 होगा और सबसे बाहर वाला जो आएगा उसका रेडियस r होगा, यानी 0 से कैपिटल R तक हम जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट डी आई इज इक्वल्स टू 8/3 पाई रॉ आर पावर 4 इंटू डी आर, तो सॉरी, अच्छा ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैंने बताया था कांस्टेंट के इंटीग्रेट नहीं होता, रॉ भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है, तो आर के लिए इंटीग्रेट होएगा आर पावर 4 इंटू डी आर। आर कहां से कहां तक है, आर की सबसे कम वैल्यू है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू है कैपिटल आर। इंटीग्रेशन डी आई अभी देखा था, आई हो जाएगा इज इक्वल टू 8/3 पाई रॉ, अच्छा क्या करेंगे इंटीग्रेट में, आर पावर 4 है, 1 ऐड होगा पावर में, आर पावर 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो भी लिमिट है वो हम यहाँ लिख देंगे कि 0 से लेके
r तक की लिमिट है हमारे पास। आप चाहें तो r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू r भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों केसेस इसलिए बताया था जो आपको आसान लगे आप वैसे लिख लें, सही है। ऐसे चलाना चाहें लिखते हुए ऐसे चला लें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। तो अब अगर हम देखें इस 5 को हम अलग कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ जाएगा। i इज इक्वल टू 8/3 पाई रॉ, सॉरी 8/15 और हमारे पास पाई रो r की पावर 5 और यहाँ पे 0 से r तक की लिमिट है। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे एक चीज और साथ ही कर लेते हैं कि हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ मैंने नीचे फॉर्मूला जो लिखा था वहां पे मैंने कुछ इस तरह का लिखा था, v माइनस प्लस डी वी इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब माइनस प्लस 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, कि जो वॉल्यूम है उस स्फीयर का उसके लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। और एक मिनट, यहां हम क्या करते हैं, डेंसिटी का पहले फॉर्मूला ओपन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम पे, 8/15 पाई, डेंसिटी की जगह आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, ये रहा स्फीयर का वॉल्यूम, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो अभी ये रह गया, इसको कैसे ओपन करेंगे, अपर लिमिट r में आएगी, अपर लिमिट क्या है r ही है, r की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 5। वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 8/15 पाई। ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है ये मैंने कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के लिए लिखा है, सबसे बड़ा वाला जो स्फीयर है उसके लिए, क्योंकि डेंसिटी हम किसी भी स्फीयर के लिए लिखा, डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम में जो r है मैं वो बड़ा वाला लूंगा, सबसे बाहर वाला स्फीयर है। मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 0 की पावर 5 तो कैंसिल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा r पावर 5। अब करते हैं कि इसके m के नीचे एक 1 होगा, इस वाले सिर्फ चीज को अगर हम लिखना चाहें कुछ ऐसे लिखेंगे, m डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये जो नॉमिनेटर है ये डिनोमिनेटर के पास जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास आ जाएगा, तो 3 इंटू एम, यहाँ पे 3m होएगा, 8/15 पाई, 3 ऊपर m के पास आ जाएगा 3m डिवाइडेड बाय ये सारा कुछ यहाँ आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई r क्यूब इंटू r पावर 5। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 5, 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2, और r का क्यूब है, यहाँ से 3 पावर कैंसिल होंगी, 2 बच जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर। कुछ बच तो नहीं गया, हाँ ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है इसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर के लिए, किस एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा। अब मे भी आपने या तो अपने सेल्फ असेसमेंट में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है या फिर ये वाला कोई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है हॉलो के लिए पढ़ा था या सॉलिड के लिए पढ़ा था, खैर आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा बेहतर। तो क्वेश्चन 4 भी हमारा हो गया। आई थिंक अब एक क्वेश्चन रहता है हमारा, आप इसको नोट कर लें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ ERQs, और इसमें कहा जा रहा है डिफाइन टॉर्क एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फोर्स इन लीनियर मोशन। अच्छा, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है टॉर्क, क्या होता है फोर्स, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो इसको मैंने रेज नहीं किया, दरअसल थोड़ा सा अच्छा पढ़ाया है शायद मैंने, और मुझे इसको अभी रेज करने का भी दिल नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि इसको लिखा रहने देते हैं, थोड़ा सा टीचर को भी मोटिवेशन आती है ताकि हम आपको मजीद बेहतर पढ़ा सकें। अच्छा, तो फोर्स किस तरह से टॉर्क से डिफरेंट लगती है।
फोर्स क्या होती है कि किसी भी बॉडी में अगर लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवानी है, स्ट्रेट पाथ पर मोशन प्रोड्यूस करवानी है, तो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो फोर्स होती है। अगर हमें किसी बॉडी को रोटेटरी मोशन परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए हमें जो चीज चाहिए होगी वो टॉर्क चाहिए होगा। तो फोर्स क्या है? लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवाएगी, टॉर्क रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवाएगी। हम टॉर्क को फोर्स का इक्विवेलेंट बोलते हैं रोटेशनल मोशन में, यानी कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है, रोटेशनल मोशन में वो काम टॉर्क कर देता है। तो किस तरह से? सपोज करें कि एक हमारे पास रॉड है पड़ी हुई थी ऐसे, इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक फोर्स लगाई, ऐसे एक सरफेस पे पड़ी हुई, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये क्या होगा? ये आगे जाना शुरू हो जाएगी रॉड। अब हमने क्या किया? फोर्स रिमूव की, इस रॉड में एक पिन लगा दी यहाँ पे ऐसे करके, अब ये बोर्ड के ऊपर पड़ी हुई है ऐसे और यहाँ एक पिन लगी है। अब हमने क्या किया? अब हमने फोर्स ऐसे लगाई तो क्या होगा? ये रोटेट करना शुरू हो गई, कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगी ये। पहले जब ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रही थी तब भी फोर्स की वजह से कर रही थी, अब जब ये एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तब भी फोर्स की वजह से कर रही है, लेकिन एक डिफरेंस आ गया। पहले जब ये लीनियर मोशन में थी कुछ ऐसी वाली कंडीशन में, तब हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसके अबाउट ये रोटेट कर सके। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बॉडी रोटेट करती है अगर तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। सेम यहाँ पे भी, अभी जब ये रोटेट कर रही होगी ऐसे, तो अब यहाँ पे एक एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, वो ये रही, ऐसे एक्सिस पास हो रही होगी। बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रही है, अगेन इसके सेंटर से एक ऐसे एक्सिस पास हो रही है जो ये वाली एक्सिस है। तो रोटेशनल मोशन के लिए कोई पॉइंट हमारे पास, कोई एक्सिस होनी चाहिए जिसके अबाउट मोशन परफॉर्म की जाए। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट अभी था नहीं हमारे पास। अच्छा, और सेकंड चीज, जहां हमारे पास मोमेंट आर्म नहीं था जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। मोमेंट आर्म क्या होता है कि जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को हमने बढ़ाया, यानी कि जिस लाइन में वो फोर्स लग रही है उस लाइन को इंक्रीज किया, और उससे हमने जो सेंटर ऑफ रोटेशन वाली एक्सिस है वहां पे एक लाइन बनाई। इसमें जो डिस्टेंस आ जाता है इसे हम डी बोलते हैं और ये मोमेंट आर्म कहलाता है। अक्सर हम इसको आर भी बोलते हैं। डिस्टेंस है तो डी आर कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या होता है कि फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है? फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवाती है, टॉर्क रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवाता है। टॉर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, के वो इफेक्ट जो टर्न प्रोड्यूस करेगा फोर्स की वजह से उसे हम टॉर्क बोलेंगे। तो ये टर्निंग इफेक्ट है जिस किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? फोर्स की वजह से, तो हम क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन यही था, डिफाइन टॉर्क कर दिया, टॉर्क एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम फोर्स इन लीनियर मोशन। तो टॉर्क लीनियर मोशन के भी डिफरेंट है। अच्छा, तो यहाँ का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि लेक्चर को इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ आ सके, और क्योंकि आप सब स्टूडेंट मेरे सामने नहीं होते तो मुझे इतना आइडिया हो नहीं पाता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो इन केस अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप मुझे कभी बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। आपको नंबर वीडियोस में गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।